स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार। पिछली वीडियो में हमने बच्चों इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया था और उसके बेसिक एस्पेक्ट्स को मैंने आपको बताया था कि वेरिएशंस किस तरीके से आते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल की सक्सेस का राज क्या है और मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। अब हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करते हैं एंड दैट इज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट इज करेक्टर। एनी observable feature any observable feature in any organism that is named as character. For example, हेयर स्टाइल, दूसरा आपने ले लिया ईयर शेप, तीसरा ले लिया आपका आई कलर। सो ऑल दीज आर करेक्टर्स। जैसे मेंडल ने पी के अंदर, पी प्लांट के अंदर अगर हम बात करें, सो मेंडल टेक प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सो ऑल दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो क्रोमोसोम्स मिलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वन फ्रॉम मदर मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट। और इसीलिए जो करेक्टर्स हैं उनके भी दो वर्जन्स होते हैं, टू वर्जन्स of these characters, and these two versions are named as alternative traits. These two versions are named as alternative traits. जैसे कि generally black is found in more population, so that is black, and second is brown. In some population we have also the brownish appearance of the ear, आपका हेयर स्टाइल। इसी तरीके से in ear we have free ear and we have attached ear। अब आप देख रहे हैं जैसे मेरा ईयर है ये एक लूप के थ्रू फ्री है, सो दैट इज फ्री ईयर। और जिसका डायरेक्ट अटैच होता है ये लूप नहीं होता है, सो दैट इज अटैच्ड ईयर। इसी तरीके से आई ब्लैक और ब्लू आईज। इसी तरीके से आपने प्लांट हाइट में पढ़ा है पी के अंदर, वन इज प्लांट हाइट में हो गया टॉल, सेकंड इज शॉर्ट या ड्वार्फ। इसी तरीके से फ्लावर कलर, फर्स्ट इज violet and other is white, and similar next is
flower position. So flower position we have axial and terminal. तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि all have same two versions of each character, and these are named as alternative traits. और अल्टरनेटिव ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला जीन का सेक्शन, यानी कि सेक्शन ऑफ द जीन और सेगमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रोमेटिन फाइबर, सो दैट जीन इज नेम्ड एज एलील। तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं एलील कहते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ कि जीन जीन that represents any alternative trait that is named as allele, उसको हम नाम देते हैं एलील का। सो दैट इज एलील। अब यहां पर ये ट्रेट या एलील आपके दो तरीके के हो सकते हैं भाई। दीज alternative trait, this alternative trait or allele may be of two type, either dominant और रिसेसिव। अब बच्चों यहां पर भी बड़े ध्यान से एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि देयर इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट्स अ पेयर ऑफ होमोलोगस chromosomes. This pair of homologous chromosome, one is from mother and other is from फादर। एक क्रोमोसोम मदर पेरेंट से मिलता है और एक क्रोमोसोम फादर पेरेंट से मिलता है। सो दैट इज मैटरनल एंड दैट इज पैटर्नल। A chromosome pair has many genes on it. Suppose we take three pair of genes on that particular homologous pair of chromosome. Now here we have three conditions. To express a allele or trait in next generation. These three are like that. एक एक करके इनकी तीनों की बात करते हैं। Both the parents have the character and also observed in next generation. Second, only one parent has the character and also observed in next generation. Third, none of the parent
has the character but observed in next generation. So on the basis of these three condition we can sort out the two terms. अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, हमने करेक्टर और ट्रेट को पढ़ा, उसके बाद हमने एलील्स के बारे में जानकारी पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं ये डोमिनेंट और रिसेसिव की। तो अगर मान दोनों पेरेंट में हो और नेक्स्ट जनरेशन में है, दोनों ही पेरेंट के पास है और नेक्स्ट जनरेशन में भी है, भाई सीधी सी बात है, तो ये तो प्योर डोमिनेंट हो ही गया, दैट इज प्योर डोमिनेंट। दूसरा है जी करेक्टर्स किसी एक पेरेंट के पास है फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में है, तो इसको हम कहेंगे सिंपली मिक्स्ड और हाइब्रिड डोमिनेंट, क्योंकि इसने दो के बीच में भी अपने आप को साबित किया। और जो ये तीसरा है दैट इज नेम्ड एज रिसेसिव, क्योंकि किसी भी पेरेंट में नहीं था वो करेक्टर लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आया, सो दैट मीन्स रिसेसिव। तो अब हम इसी बेसिस पर इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए भाई डोमिनेंट को हम अल्फाबेट के अपर केस से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से जेड तक कोई भी आप अल्फाबेट ले लें और उस अल्फाबेट से मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि हमने जो अभी करेक्टर लिया था, ईयर शेप के लिए हम बात करते हैं, चलिए दोबारा से, ईयर शेप इज द करेक्टर एंड टू अल्टरनेटिव ट्रेट्स आर फ्री ईयर एंड अटैच्ड ईयर। तो फ्री ईयर के लिए हमने सपोज कीजिए मान लिया कैपिटल एफ, तो स्मॉल ईयर के लिए हम मानेंगे स्मॉल एफ, यानी कि अपर केस में हम डोमिनेंट को शो कर रहे हैं और लोअर केस में हम रिसेसिव को शो कर रहे हैं। अब एक दो पेरेंट से हमें ये एलील मिलेगा तो इसको हम पेयर में दिखाएंगे, ऐसी सेम इसे हम पेयर में दिखाएंगे। तो अब यहां पर हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि हमने बात करी कि दोनों पेरेंट के पास ही वो करेक्टर है, जैसे कि अभी हमने कहा, ठीक है जी, किसी एक पेरेंट के पास है तो ये आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई जिसको अभी हम बात करेंगे। और यहां पर दोनों ही पेरेंट के पास करेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के पास ही स्मॉल एफ हो गया, यानी कि करेक्टर उनमें से किसी के पास भी नहीं है और फिर भी वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हो रहा है। तो अब इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जो अभी हमने कहा कैपिटल एफ, देन वी हैव कैपिटल एफ, देन वी हैव स्मॉल एफ। सो दिस कैपिटल एफ is named as, that is pure homozygous dominant फ्री ईयर। इसी तरीके से हियर दैट इज मिक्स्ड और हाइब्रिड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फ्री ईयर, एंड थर्ड वन इज प्योर homozygous recessive attached ईयर। तो अब यहां से इस बात को आप समझ सकते हैं, देखिए होमो जाइगस, होमो मीन्स
सिमिलर, आइडेंटिकल। जिससे जाइगस मीन्स गैमीट्स, जिससे एक जैसे गैमीट्स बने। अब आप एफ एफ को देखेंगे तो ये दो ही गैमीट बनाएगा एक जैसे, एफ वाले ही बनेंगे। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस की हम बात करें तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, दैट मीन्स नॉट सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल। जाइगस मीन्स गैमीट्स। इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, तो ये दो तरीके के गैमीट्स बनाएगा, एक कैपिटल एफ वाला और एक स्मॉल एफ वाला। और इसी तरीके से अब जो होमोजाइगस है ये आपका दो तरीके का हो सकता है। होमोजाइगस आपका डोमिनेंट भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन हेट्रोजाइगस केवल डोमिनेंट ही होगा। तो बेसिकली डोमिनेंट है क्या? डोमिनेंट इज द करेक्ट trait, dominant is that trait that suppress other trait to express in next generation। ऐसा ट्रेट जो दूसरे ट्रेट को एक्सप्रेस होने ना दे नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। और रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव कौन हो गया? विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। अब अगर हम यहां कैपिटल एफ स्मॉल एफ की बात करेंगे तो भले ही कैपिटल एफ के साथ स्मॉल एफ है, लेकिन ये फ्री ईयर वाला जीन अटैच्ड ईयर वाले जीन को अपना प्रोटीन ज्यादा बनाने नहीं देगा। तो ये इस तरीके से समझिए कि क्रिकेट में सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर टीम में दो या तीन लोगों ने सेंचुरी बनाई, जैसे कि आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा अभी, और उसमें सभी को तो मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता। तो उसमें जिसकी सबसे डोमिनेंट परफॉर्मेंस होती है उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, दैट हैज द मोस्ट डोमिनेंट परफॉर्मेंस। तो उसी तरीके से जिसने जीत के चांसेस सबसे ज्यादा डेवलप करे, उसी तरीके से जो करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, मेजॉरिटी में वो पॉपुलेशन में दिखाई दे रहा है, उसको डोमिनेंट कहा और दूसरे को रिसेसिव कहा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कि एक मोटरसाइकिल पे मेरे जैसा छोटे कद का व्यक्ति है, बैठा हुआ है, और उसको खली जैसे बड़े लंबे चौड़े कद वाला व्यक्ति चला रहा। तो जब वो, हम दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और मुझे उस बैठे हुए मोटरसाइकिल पर हमें सामने से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो सीधी सी बात है, खली की डोमिनेंस में, खली की एग्जिस्टेंस में मैं बैठा हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा हूं। सो दैट इज लाइक दिस, कि किसी पर्टिकुलर जीन की एग्जिस्टेंस में दूसरा जीन होते हुए भी अपने प्रोटीन को नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसका प्रोटीन तो कम क्वांटिटी में बन रहा है और जो दूसरा है उसका ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। अब सीधी सी बात है, जो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है वो अपने प्रोटीन को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस, वही एक्सप्रेस होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है।
तो इसलिए ये वर्ड होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और आप को बहुत ध्यान से समझनी है कि अब नेक्स्ट जनरेशन में किस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेस होने की संभावना ज्यादा है? डोमिनेंट की। क्योंकि डोमिनेंट दो तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है। डोमिनेंट आपका होमोजाइगस कंडीशन, भाई उसमें तो दोनों पेरेंट से ही एक जैसा ही मिल रहा है, जैसे अभी हमने पिछले में बात करी थी। देखिए, दोनों ही पेरेंट से अगर आपको कैपिटल एफ मिलेगा, फ्री ईयर का जीन मिलेगा, तो डेफिनेट सी बात है उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो नेक्स्ट जनरेशन विल गेट द डोमिनेंट, दैट मींस द फ्री ईयर। अब बात आती है अगर के उसको एक मिला डोमिनेंट और मदर से मिला या फादर से मिला रिसेसिव, तब उस कंडीशन में डोमिनेंट वाला जो है ये रिसेसिव की चलने नहीं देगा। भले ही वो रिसेसिव मौजूद है, लेकिन वो आगे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट की चलेगी, होमोजाइगस में तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगली जनरेशन में डोमिनेंट के ही पहुंचने के चांसेस है, क्योंकि वो दो तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच रहा है। दोनों पेरेंट से डोमिनेंट आ रहा है, तो भाई तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। और अगर एक पेरेंट से भी डोमिनेंट आ रहा है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ही अपीयर होगा, रिसेसिव को वो अपीयर होने नहीं देगा। सो इन नेक्स्ट जनरेशन रिसेसिव ओनली बी expressed or appeared in next generation if from both the parent, that offspring will get the recessive gene. Otherwise there is no chance to appear in next generation for recessive gene. So that is very very important point to be discussed. तो ये बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं मेंडल्स लॉ की। मेंडल्स लॉ की हम बात करें तो मेंडल्स ने बेसिकली तीन लॉ दी। मेंडल ने तीन लॉ दिए, और जिसमें से एक लॉ को हम बेसिक या यूनिट लॉ मानते हैं, यानी कि दैट इज द मोस्ट बेसिक लॉ। इसलिए ज्यादातर कह देते हैं कि दो ही लॉ हैं एग्जैक्टली exactly। एक बेसिक लॉ है जो सभी लॉ के साथ वर्क करता ही है F1 जनरेशन में, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। देखिए जी, अब यहां पर हम पेरेंट लेते हैं, पेरेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी पेरेंट के लिए दो सिचुएशन होती हैं। पहला होता है उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि वो किस तरीके से, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है उसकी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि हम कि अगर हम उसको देख रहे हैं अपनी आंखों से, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं हम फिनोटाइप। दूसरा होता है आपका जीनोटाइप, और जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर वो कैसा दिख रहा है। तो अब सपोज कीजिए हमने करेक्टर ले लिया, पेरेंट का करेक्टर हमने लिया, करेक्टर करेक्टर हमने लिया जी, सपोज कीजिए फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। तो आपने पढ़े इसके दो अल्टरनेटिव ट्रेट्स जो हैं, दैट इज वन इज एक्सियल एंड अदर इज टर्मिनल। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमने इसके अब पेरेंट ये ले लिया हमने, तो फिनोटाइप इसका हो गया एक्सियल, और दूसरे का हो गया
टर्मिनल, इस तरीके से। और जीनोटाइप, इसका हमने जो हमने रिप्रेजेंटेशन मानी वो है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस तरीके से हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप सबसे पहले भाई रिप्रेजेंट करना जरूरी है, पर कैसे एक्सप्रेशन दिखाएंगे आप, टू एक्सप्रेस देम इट इज नेसेसरी। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि भाई गैमीट्स क्या बनेंगे। ये इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये फिनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब गैमीट बन गए इसके कैपिटल ए और स्मॉल ए, दीज आर द गैमीट्स। अब इसमें नेक्स्ट आता है जी आपका F1 जेनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन इनसे क्या आती है? भाई देखिए, उसका सबसे आसान तरीका है, ये आपने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। सिंपली पहले गैमीट का दूसरे के पहले गैमीट के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, और दूसरे का दूसरे के साथ। इस तरीके से वी विल गेट 4 प्लांट्स, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में भी आपके दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगेन, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब फिनोटाइप की आप बात करेंगे यहां पर, अगेन देखिए, ऑल हमें क्या दिखाई देंगे, सारे प्लांट्स हमें ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास एक्सियल फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन। और जीनोटाइप की बात करें तो ऑल आर हेट्रोजाइगस एक्सियल, दैट मीन्स डोमिनेंट। अब इस बेसिस पर ध्यान से देखिए यहां पर कि सभी के पास रिसेसिव जीन है। टर्मिनल फ्लावर पोजीशन का जीन हर F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग के पास है, लेकिन इस एक्सियल फ्लावर के जीन ने इस टर्मिनल फ्लावर के जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दिया। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ज्यादा किसके प्रोटीन की रही, एक्सियल फ्लावर पोजीशन वाले की। तो जिसलिए सारे प्लांट जो नेक्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में डेवलप हुए, उन सभी के पास एक्सियल फ्लावर पोजीशन डेवलप हुई। और जबकि सबके पास टर्मिनल फ्लावर पोजीशन का भी जीन है, लेकिन एक्सियल फ्लावर पोजीशन के जीन ने टर्मिनल फ्लावर पोजीशन के जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दिया। सो दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नेम्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड दैट इज द यूनिटरी लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये मोस्ट बेसिक लॉ है। आप किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन की शुरुआत करेंगे तो F1 से ही करेंगे, और F1 में हमेशा डोमिनेंस ही फॉलो होगी। तो इस बेसिस पर आप देख रहे हैं कि कोई इंटरमीडिएट, यानी कि कोई ऐसी पोजीशन नहीं है फ्लावर की बन रही कि एक्सियल और टर्मिनल के बीच में हो कोई पोजीशन। या अब आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर F1 जनरेशन में ओनली वन ऑफ द ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। इन F1 जनरेशन ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट विल एक्सप्रेस और इज एक्सप्रेस्ड। केवल एक पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है, और वो है एक्सियल। जो टर्मिनल है वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, भले ही उसका जीन मौजूद है। इस केवल डोमिनेंट की चली, ओनली डोमिनेंट प्रीसीड, ओनली डोमिनेंस प्रीसीड,
केवल डोमिनेंट ही आगे फॉरवर्ड हुई। इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। नो इंटरमीडिएट प्लांट्स, आपको कोई भी बीच का प्लांट नहीं मिलेगा कि भाई एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन के बीच में कोई पोजीशन डेवलप हो गई फ्लावर की, नहीं। तो इसका मतलब कोई जीन्स की मिक्सिंग नहीं हुई है, केवल और केवल फुल डोमिनेंस रही है डोमिनेंट जीन की, जिसने रिसेसिव जीन को अपने प्रोटीन को ज्यादा बनाने नहीं दिया, उसकी कंसंट्रेशन कम रही, और जो डोमिनेंट प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रही, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ही डेवलप हुआ। अब इसको आगे की तरफ देखते हैं और हम अब इसको F2 जनरेशन के लिए लेते हैं। अब F2 जनरेशन के लिए एक मेथड डेवलप किया गया और जिसको नाम दिया गया पनेट स्क्वायर मेथड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वी टेक अ स्क्वायर और उसके 9 स्क्वायर्स बना लेंगे। एक बड़ा स्क्वायर लेंगे और उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 9 स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें आपको हमेशा एक तरफ लेना है हॉरिजॉन्टली फीमेल गैमीट, इसमें हमेशा आप फीमेल गैमीट लेंगे हॉरिजॉन्टली, और मेल गैमीट लेंगे हम वर्टिकली। तो अभी हमने देखा था कि जो हमें मिले प्लांट्स वो मिले कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। सो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन प्लांट। तो F1 जनरेशन प्लांट्स के ये जीनोटाइप हमें मिल गए। अब इस बेसिस को इसको सबसे पहले RC पनेट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, इसको बताया था, इसीलिए उनके ही नाम पर इस मेथड को पनेट स्क्वायर मेथड नाम दे दिया गया। तो पनेट स्क्वायर मेथड में हम किसी भी ऑफस्प्रिंग्स को नेक्स्ट जनरेशन में क्या ऑफस्प्रिंग्स की आपका पॉसिबिलिटी होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए ये पर्टिकुलर मेथड है। देखिए जी, अब इसमें तो अब इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपने फर्स्ट जनरेशन में हम बात करें तो F1 जनरेशन में केवल एक ही तरीके का प्लांट मिले सारे हमें, चार के चार, ऑल फोर प्लांट्स हैविंग द सेम जीनोटाइप एंड दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। दैट मीन्स इनके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, सो ऑल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एक्सियल, और इनके फिनोटाइप की बात करें तो ऑल आर एक्सियल फ्लावर पोजीशन। तो इस तरीके से आप देखें तो चारों के चारों प्लांट्स में एक ही तरीके का पैटर्न मिला हमें, केवल एक ही तरीके का प्लांट मिले और सारे के सारे हेट्रोजाइगस मिले। लेकिन अब यही हम देखें F2 जनरेशन में, सो वी गॉट 3 डिफरेंट प्लांट्स। हमें 3 अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिले, हमें प्योर वैरायटी भी मिली, हमें हेट्रोजाइगस भी मिला, और हमें प्योर रिसेसिव भी मिला। यानी कि जो हमें F1 जनरेशन में केवल एक ही तरीके के प्लांट्स मिले थे, F2 जनरेशन में आकर उनके बीच में सेग्रीगेशन हो गया। दैट मीन्स करेक्टर्स विल सेपरेट इन F2 generation. Hence, this law is named as
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है टू सेपरेट। सेग्रीगेशन मीन्स टू सेपरेट। यहां पर हमें एक ही तरीके की वैरायटी नहीं मिली, यहां पर करेक्टर सेपरेट हो गए। अब आप देख रहे हैं, नाउ वी हैव प्योर होमोजाइगस एक्सियल, प्योर होमोजाइगस एक्सियल डोमिनेंट प्लांट हमें मिला। वी आल्सो गेट मिक्स्ड और हाइब्रिड heterozygous axial, that is also dominant, and we also get recessive plant जो अभी तक हमें फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिला। सो वी आल्सो गेट प्योर homozygous terminal, and that is recessive। इस तरीके से करेक्टर सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर्स का सेपरेशन हो गया। जो करेक्टर हमें एक ही तरीके का प्लांट शो कर रहे थे F1 जनरेशन में, यहां पर हमें अलग अलग वेराइटीज मिली। अब यहां पर हम एक और वैल्यू को पॉइंट आउट करते हैं, एंड दैट इज फिनोटाइप रेशो। अब फिनोटाइप रेशो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें देखें तो ये आपको एक्सियल दिखाई देगा देखने पर, ये भी आपको एक्सियल दिखाई देगा, ये भी आपको एक्सियल दिखाई देगा, और ये आपको टर्मिनल दिखाई देगा। तो इस तरीके से 3:1 और 3/4:1/4 और 75% रेशो 25%, तो इस तरीके से आप फिनोटाइप रेशो को जज कर सकते हैं कि चार प्लांट जो हमें F2 जनरेशन में मिले, उन चार प्लांट्स में से तीन प्लांट्स एक्सियल फ्लावर पोजीशन वाले हैं और एक प्लांट टर्मिनल फ्लावर पोजीशन वाला है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि इफ वी टॉक अबाउट द जीनोटाइप रेशो। सो जीनोटाइप रेशो की बात करें हम, सो जीनोटाइप रेशो, अब आप ध्यान से देखें तो एक प्लांट हमें मिला है कैपिटल ए कैपिटल ए, एक प्लांट, दो प्लांट मिले हैं हमें कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा प्लांट मिला है हमें स्मॉल ए। यानी कि जो आपके एक्सियल वाले हैं वो जीनोटाइप के बेसिस पर दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, एक प्योर होमोजाइगस और एक मिक्स्ड और हाइब्रिड हेट्रोजाइगस। तो जो एक्सियल है उसकी दो वैरायटी मिली है। तो यहां F1 जनरेशन से ये इस तरीके से अलग है। F1 जनरेशन में केवल एक ही तरीके का प्लांट था और वो था हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यहां पर हमें होमोजाइगस डोमिनेंट भी मिला है और यहां पर हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी मिला है। और जो पहली जनरेशन में रिसेसिव की तो कहीं बात ही नहीं थी, यहां पर हमें रिसेसिव भी मिला है। अब इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1/4 रेशो 2/4 रेशो 1/4, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 25%, 50% और 25%। तो इस तरीके से हम यहां पर इन जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो को निकाल सकते हैं। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? एज वी टेक वन करेक्टर एट वन टाइम, हम एक समय पर एक करेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी नाम दिया जाता है। मोनो मीन्स होता है सिंगल,
क्योंकि हमने यहां पर एक ही करेक्टर लिया है, सिंगल करेक्टर, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नेम एज रेसिप्रोकल क्रॉस। क्योंकि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये देखा कि उसने, जैसे सपोज कीजिए ये एक्सियल प्लांट का फ्लावर है, फ्लावर ऑफ एक्सियल प्लांट, ठीक है जी, एक्सियल, और ये आपका हो गया टर्मिनल का। अब इसके अंदर हम बना देते हैं, ये हो गया जी आपका स्टिग्मा, और ये दूसरा हो गया जी इनका पॉल। तो उसने ये देखा कि आप टर्मिनल वाले के पॉलन ग्रेन्स डाल दें एक्सियल की स्टिग्मा पर, या एक्सियल के पॉलन ग्रेन डाल दें टर्मिनल की स्टिग्मा पर, रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दिया। सो दैट्स व्हाई दिस क्रॉस इज आल्सो नेम्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं F2 जनरेशन के लिए, हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल क्रॉस भी कह सकते हैं। अब सेग्रीगेशन क्यों हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। जो पहली जनरेशन में हमें केवल एक ही तरीके का प्लांट मिला था हेट्रोजाइगस, दूसरी जनरेशन में हमें डोमिनेंट भी दो तरीके का मिला, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, और पहली जनरेशन में रिसेसिव तो था ही नहीं, हमें दूसरी जनरेशन में रिसेसिव भी मिला। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसके साथ बुक में क्या दिया हुआ है, लेट्स फोकस ऑन दैट आल्सो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो पहला पैराग्राफ तो हमने फर्स्ट उसमें कर ही लिया था क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में। अब देखिए दूसरा, मेंडल कंडक्टेड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है इन्होंने, कि मेंडल कंडक्टेड such artificial pollination or cross pollination experiments using several true breeding varieties or true breeding p lines। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, एक नंबर में एमसीक्यू बेस्ड। दिस वन इज के अ ट्रू breeding line is one that having undergone continuous self pollination, और बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं 4 to 6 जनरेशन तक, show the stable trait inheritance and expression for several generation। अब ये several generation बेसिकली यहां पर मोस्ट कॉमन जो है सेवरल जनरेशन, दैट इज 4 to 6 जनरेशन। तो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें 4 से 6 जनरेशन तक एक ही तरीके के डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, उसमें हमें खास वेरिएशन नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी ब्रीडिंग लाइंस को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कहते हैं, और ये भी एक मेन कारण था मेंडल का इस प्लांट को चूज करने का। इसके अलावा देखिए, अभी ये बात हम ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं कि मेंडल सेलेक्टेड 14 पी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे अभी हमने लिया एक्सियल और टर्मिनल, तो सेम उसी तरीके से ये भी कह रहे हैं। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seed, inflated full or constricted green pods, और yellow pods, और tall और dwarf, जो already we have discussed so far। तो अभी तक हमने बच्चों देखा कि किस तरीके से मेंडल ने अपने लॉ को प्रपोज किया, नेक्स्ट के लिए आपको समझाया। तो वही बात मैंने आपको समझाई है कि कैसे F1 जनरेशन F2 जनरेशन से अलग है। F1 जनरेशन किसी भी पर्टिकुलर हम अगर क्रॉस के अंदर निकालेंगे तो वो हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगी, यानी कि पहली जनरेशन में केवल डोमिनेंट की ही
जयकारा बनेगा, केवल केवल डोमिनेंट का राज होगा, वो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। लेकिन वहीं जब हम F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, तो व्हाट वी चेक, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि डोमिनेंस भी दो तरीके की शो होगी उसमें, होमोजाइगस भी मिलेगा हमें, हेट्रोजाइगस भी मिलेगा, और जो रिसेसिव जिसका कहीं लेना देना ही नहीं था F1 जनरेशन में, वो भी हमें मिलेगा। और इसलिए इसी का नाम रखा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों आज हमने डिस्कस किया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप बाकी जो और करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ इसको क्रॉस को बनाकर देखिए, सीड शेप के लिए, पॉड शेप के लिए, सीड कलर के लिए, पॉड कलर के लिए, प्लांट हाइट के लिए, ठीक है। बाकी और फ्लावर पोजीशन मैंने आपको करके दिखा दिया। तो बाकी 6 आप इसी तरीके से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप अच्छे तरीके से उसे डील कर पाए। और मैं इसे शेयर कर रहा हूं बेटा, इसको अच्छे तरीके से फ्यूचर नोट्स के फॉर्म में रखें, प्रिजर्व करें और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से डील कर सकें। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने समझ तो लिया ही है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, बने रहिए मेंटोर जी क्लासेस के साथ, सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए।